सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 5th पेपर सामाजिक विज्ञान के 2019 के क्वेश्चन पेपर का हल। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हम देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए और याद करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आए इसमें से तो आपका वो छूटने ना पाए। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और आपको अच्छे से पता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए। 2018, 2017, 2016 के ऑलरेडी पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं, 19 का भी करवा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी सबसे बेहतर हो यही हमारी कोशिश है और लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस हम ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे ताकि एग्जाम तक आपके सभी विषय अच्छे से तैयार हो जाएं और आप सभी विषयों में अच्छा स्कोर करें। दोस्तों, इसीलिए हमने सभी विषयों को बहुत ही अच्छे से अपने चैनल पर पढ़ाया है। आप लोगों को ये चीज पता भी है। आप में से जितने भी प्रशिक्षु हमारे सभी वीडियोस को देखते हैं वो निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर समुद्रगुप्त ने? दोस्तों, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी भेरी घोष की, धर्म घोष की, भेरी घोष था धर्म घोष की या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बा, धर्म घोष की। कलिंग के युद्ध के बाद आपको पता है कि अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया था और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित में से कौन सी गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दीनार, निष्क या फिर पर्ण? दोस्तों, इसमें गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा दीनार है। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए कौड़ी लिखा हुआ है, दीनार, निष्क या फिर पर्ण। तो दीनार जो है ये गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है क्योंकि गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्राएं चलती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? कांची, बंगी, महाबलीपुरम या फिर तंजौर? दोस्तों, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है क्वेश्चन पूछा है, तो कांची, बंगी, महाबलीपुरम या फिर तंजौर? तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सा, महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 7 है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? ऑप्शंस हैं जयदेव, जायसी, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन अ, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या फिर 8 परामर्शदाता? राइट आंसर है ऑप्शन बा, 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसूनी पवन कहलाती है नियतवाही पवन, मौसमी पवन, स्थलीय पवन या फिर सागरीय पवन? राइट आंसर है ऑप्शन बा, मौसमी पवन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन? आपको अच्छे से पता है कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन और 78% क्या है? नाइट्रोजन है। तो 78% ज्यादा हुआ ना 21% से, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, 66.5 डिग्री जिसे हम 66.5 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है? दोस्तों, इस तरीके से आप ग्लोब देखोगे तो यहाँ पर जो ग्लोब होता है वो यहाँ पर बीचों बीच ये जो विषुवत रेखा होती है जो बीचों बीच जो खिंची होती है 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये आपको पता है, ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसके बाद यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 66.5 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको पता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर नीचे साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव होता है। तो यहाँ पर 66.5 डिग्री यहाँ पर बिल्कुल होता है। तो ये ऊपर आपको पता है ध्रुवों पर बहुत ठंड होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, शीतोष्ण सही होगा, शीत सही होगा, उष्ण सही होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं, और इसके बाद यहाँ ध्रुवों पर जाने पर धीरे धीरे आपको, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे शीत आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे ठंडा मौसम होता है, तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, शीतोष्ण होगा, शीत होगा, उष्ण होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर शीत होगा, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है 3 सूचियां। कौन कौन सी? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, या फिर बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन सा, स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का सहायक कार्य है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है, या फिर आकस्मिक कार्य है। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का एक प्रमुख कार्य है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अब यहाँ से हम अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? दोस्तों सल्तनत काल का जो अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। तो आप याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था। आप देखिए एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया या राजश्रय प्रदान किया? किस धर्म को? आपको अच्छे से पता है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दिया था और बौद्ध धर्म को उन्होंने पूरी तरीके से अपना लिया था और उन्होंने हिंसा को त्याग दिया था कलिंग युद्ध के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आप सभी को पता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, इसके अलावा तुगलक वंश, लोदी वंश, ये सभी हुए हैं और सभी के विषय में मैंने आप लोगों को क्लासेस में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, भूमध्य रेखा कहे चाहे विषुवत रेखा कहे, ये जो ग्लोब होता है कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों, अंडाकार। तो ये जो बीच वाली रेखा होती है इसमें, ये जो बीच वाली रेखा होती है ग्लोब में, यही होती है विषुवत रेखा, बिल्कुल बीचों बीच जो होती है ग्लोब में। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा यही होती है बीच में। और यहाँ पर आपको पता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, यहाँ सबसे नीचे साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव होता है। और यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा होती है। तो ये सभी आपको जानना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो चलिए हम देखते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम में परिवर्तन होता है, जलवायु कम से कम वर्ष भर के मौसम का औसत होती है। इसके अलावा मौसम लघु क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि जो जलवायु होता है ये दीर्घ क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी कि इसका जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। इसके बाद मौसम के अंतर्गत अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है।
फिर है मौसम के अंतर्गत जलवायु का विभेदीकरण कर अध्ययन किया जाता है और जलवायु में विभिन्न मौसमों का समेकन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही आंधी, तूफान, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं या फिर जितने भी आप देखते हो जो प्राकृतिक आपदा की तरह, चाहे वो तूफान हो चाहे बाढ़ हो, ये सभी आपको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसी में आपको आंधी, तूफान, इस तरीके के चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आंधी, तूफान ये सब किस मंडल में आते हैं, तो क्षोभ मंडल में आते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि वायुमंडल में ही समताप मंडल होता है। समताप मंडल क्या करता है? समताप मंडल में जो वायुयान होते हैं वो इसी में उड़ते हैं। क्यों इसी में उड़ाते हैं जो वायुयान होता है उसको? क्योंकि समताप मंडल में जो तापमान होता है वो स्थिर होता है। इसके अलावा समताप मंडल के निचली परत में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोक देती है। कौन? इसको फिर वापस भेज देती है। कौन? ओजोन परत। तो आप ये भी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में ही है मेरियाना गर्त। तो प्रशांत महासागर में ही मेरियाना गर्त है या मेरियाना ट्रेंच भी इसको कहते हैं। इंग्लिश में गर्त को ट्रेंच कहते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। क्वेश्चन नंबर 26 है मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? जब शांति को तुरंत खतरा हो, उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाता हो, तब उसके मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? तो 5 प्रकार का लेख जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 28 मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, इसके अलावा मंद मुद्रास्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो कब हुआ? 1986 में, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1986 याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी इसी साल पारित हुआ था, तो आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से इस सन को। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे विकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 30 विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या क्या अर्थ है इसका? चलिए देखते हैं। दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है विकसित अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के विकास का एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमेशा सापेक्षिक व तुलनात्मक संदर्भ में प्रयुक्त होती है क्योंकि इसकी किसी सीमा स्तर मानदंड का निर्धारण करना कठिन होता है, जैसे कि जापान, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31 है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? दोस्तों भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सभी धातुओं में स्वर्ण को सबसे अच्छी धातु माना जाता है क्योंकि यह अन्य धातुओं की अपेक्षा अत्यधिक आकर्षक, अत्यंत मूल्यवान तथा गुणवान धातु होती है। इसी प्रकार स्वर्ण काल का अभिप्राय उस काल से है जो सभी कालों से अधिक गौरवपूर्ण, श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्यवान हो। लेखक श्री V.N. लूनिया के अनुसार स्वर्ण काल उस काल को कहते हैं जो स्वर्ण की तरह कांतिमय, गुणमय, सौंदर्यमय, मूल्यवान, धन समृद्ध तथा दृढ़ शक्तिपूर्ण हो। स्वर्ण काल में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियां सर्वोच्च रहती हैं। ललित कलाओं, साहित्य के विभिन्न अंगों का और सांस्कृतिक जीवन का चरम विकास है। गुप्त काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कला आदि प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई, अतः उसे स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। ईश्वर की एक रूपता में विश्वास। सूफी संत ईश्वर की एक रूपता में विश्वास रखते थे। वे ईश्वर में लीन हो जाने हेतु आतुर थे। वे आत्मा एवं परमात्मा का प्रेम संबंध स्थापित करने, आत्मा को परमात्मा में लीन हो जाने के विषय में कहते थे।
जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए आतुर रहता है, उसी प्रकार सूफी भी ईश्वर से मिलने के लिए आतुर रहता है। दूसरा है सांसारिक जीवन का त्याग। सूफी सांसारिक जीवन का त्याग करने में विश्वास करते हैं और ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते हैं। फिर तीसरा है शांति एवं अहिंसा में विश्वास। सूफी संत शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार शांति एवं अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर ही किया। उनमें कुछ हिंदू सन्यासियों के नाम उपासना करना और शरीर को अन्य प्रकार के कष्ट देना समझते थे। यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है कि उनमें कुछ हिंदू सन्यासियों के समान उपासना करते थे और शरीर को अन्य प्रकार के कष्ट देना अच्छा समझते थे। मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि जो सूफी संत थे, जैसे कि चाहे कोई भी धर्म हो, जो सूफी संत होते हैं वो किसी धर्म विशेष को नहीं मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की एक रूपता में विश्वास रखते हैं और वो सांसारिक जीवन को छोड़ देते हैं और वो अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को ईश्वर की एक रूपता के विषय में समझाते हैं। अब वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इससे नहीं मतलब है धर्म से। केवल केवल वो क्या हो जाते हैं, वो सूफी संत हो जाते हैं। किसी एक धर्म के बारे में वो बात नहीं करते हैं, वो पूरे समाज के बारे में, पूरे मानवता के बारे में बात करते हैं। जो सूफी संत होते हैं, चाहे वो कबीर हो, रसखान हो, ये सभी लोग। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, कालिदास कौन थे? उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का नाम लिखिए। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न संरक्षण पाते थे। इन नवरत्नों में कालिदास सर्वाधिक विद्वान थे। कालिदास के लिखे हुए 7 ग्रंथ हैं। कुमार संभव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, तथा रघुवंश जो कि महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत तथा ऋतुसंहार। इनके अलावा अन्य कई ग्रंथ भी कालिदास के लिखे हुए बताए जाते हैं, किंतु उनके विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि यहाँ पर कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, ऋतु संहार, ये इनके प्रसिद्ध 7 ग्रंथ हैं और इनका नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि ये सभी आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अब देखिए, रामायण एवं महाभारत से महाकाव्यों की जिस काव्य परंपरा की शुरुआत हो चुकी थी, कालिदास की लेखनी ने उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। रघुवंश में रघु की दिग्विजयों का वर्णन है। इस नाटक के द्वारा कालिदास ने भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता का आदर्श हमारे सामने रखा है और साथ ही साथ आदर्श राजा के लक्षण भी बताए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि रघु की विजयों द्वारा कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर संकेत किया है। कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म की गाथा है। संपूर्ण ग्रंथ श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। शकुंतला में दुष्यंत एवं शकुंतला की अमर प्रेम कहानी वर्णित है। इसको लिखकर कालिदास ने प्राचीन आर्यों के सरल, साहसी एवं सभ्य जीवन के आदर्शों को अमर कर दिया और भारतीयों को अपने उस पूर्वज भारत की याद दिलाई जो बचपन के खेलों में शेर के दांत गिना करते थे। इस नाटक में करुणा और माधुर्य कूट कूट कर भरा है। विश्व के सभी विद्वानों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। केवल इसी को लिखकर कालिदास अमर हो सकते थे। मेघदूत एक अनुपम गीत काव्य है। एक निर्वाचित यक्ष अपनी प्रेयसी के पास अपने जीवित रहने का संदेशा भेज रहा है। उसकी एक एक पंक्ति माधुर्य एवं पद लालित्य से ओतप्रोत है। वैसे तो कालिदास के सभी ग्रंथ उच्च कोटि के हैं। विशाख दत्त भी संभवतः इसी युग में लिखा गया। उन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की। यानी कि यहाँ पर देखिए, विशाख दत्त भी संभवतः इसी युग में हुए। यानी कि जो विशाख दत्त लेखक हैं वो भी इसी युग में थे और उन्होंने भी मुद्रा राक्षस नाम की एक रचना की थी। चाणक्य ने जिस तरह नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया, उसका इस नाटक में सुंदर चित्रण किया गया है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त नामक एक अन्य नाटक भी लिखा था जिसके कुछ उद्धरण मिलते हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने रामगुप्त की कहानी बताई है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों हुई? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को चलाया था और ये योजना असफल क्यों हुई थी, चलिए देखते हैं। बर्नी के कथानुसार सुल्तान मोहम्मद की यह योजना राज्य के लिए बहुत नुकसान सिद्ध हुई। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण हिंदुओं के घर
टकसाल के रूप में बदल गए और प्रांतों के निवासियों ने लाखों एवं करोड़ों तांबे के सिक्के बना डाले और उन्हीं में राजस्व अदा किया और घोड़े, अस्त्र, वस्त्र तथा समस्त प्रकार की सुंदर वस्तुएं क्रय की। एडवर्ड टॉमस के अनुसार इसका कारण यह था कि सुल्तान की टकसाल में काम करने वाले अधिकारियों ने बिल्कुल उन्हीं उपकरणों से कार्य किया जिससे साधारण कारीगर करते थे और उन्होंने सिक्कों को बनाने हेतु एक ऐसी धातु का प्रयोग किया जो सभी जगह सरलता से प्राप्त हो सकती थी। प्रोफेसर हबीब के अनुसार सुल्तान का सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग इसलिए सफल नहीं रहा क्योंकि जनता ने सुल्तान को सहयोग नहीं दिया। उन्होंने न केवल नकली सिक्के बनाए बल्कि चांदी के सिक्के जमा किए और प्रत्येक वस्तु को खरीदने हेतु प्रतीक मुद्रा देना चाहा। इससे चांदी के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गए। प्रोफेसर हबीब के अनुसार सांकेतिक मुद्रा का विदेशी व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और विदेशी व्यापारियों ने भारत में अपना माल लाना बंद कर दिया। इस परियोजना से शाही खजाने एवं व्यवस्था को भी हानि पहुंची। इसने शांति को भंग किया। सुल्तान ने तांबे के सिक्के के बदले सोना व चांदी के सिक्के देकर शाही खजाने को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का मतलब है कि तांबे के सिक्के का प्रचलन शुरू किया और जहां पर ये सिक्के बनते थे वही कारीगर जो कि बहुत ही साधारण थे और उन्होंने खुद भी सिक्के बनाना शुरू कर दिया। घरों घरों में, हर एक घर में सिक्के बनने लगे। तो जिससे क्या हुआ, जिससे कि जो सरकारी खजाना है उसको बहुत ही हानि पहुंची। अब अगर देश में हर घर में लोग सिक्का बनाने लगे तो फिर सरकार क्या करेगी, सरकार का क्या काम रह जाएगा। क्योंकि तांबा आसानी से मिलने वाली धातु थी, सभी लोग उसको लेकर के और खुद ही सिक्का बनाने लगे और उसी पैसे से सामान को खरीदने लगे। इससे शाही खजाने को बहुत नुकसान हुआ और इसके कारण ये योजना पूरी तरीके से उनकी सफल नहीं रही बल्कि पूरी तरीके से असफल हो गई और इस तरीके से शांति व्यवस्था भी उनके राज्य में भंग हो गई। तो यही कारण था कि ये योजना जो थी सांकेतिक मुद्रा की, ये असफल हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, जलप्रपात क्या है, स्पष्ट कीजिए। जलप्रपात पहाड़ों में होते हैं। यह भूमिगत जल का बहाव है जिसको झरना भी कहा जाता है। चट्टानों के नीचे दबा हुआ पानी पहाड़ों के छिद्रों से बाहर निकलकर बहने लगता है तो वह नीचे धार के द्वारा गिरता है और वह बहकर समतल तथा घाटियों में जाकर मानव तथा पशुओं के पीने अथवा सिंचाई के काम आता है। जल प्रपात अनेक कारकों से प्रभावित होता है। इसका प्रवाह, ढाल की तीव्रता और शैल सामग्री में जल की मात्रा, चट्टानों के संगठन, जलवायु आदि कारकों पर निर्भर करता है। CFS शार्प ने इनको 4 वर्गों में विभाजित किया: मंद गति वाला प्रपात, त्वरित गति वाला प्रपात या अति त्वरित गति वाला प्रपात, इसके अलावा अवतलन। क्वेश्चन नंबर 36 है, भूमिगत जल का क्या महत्व है। भूमिगत जल उस जल को कहते हैं जो धरती के नीचे होता है, अतः जिस पानी को जमीन सोख लेती है वह पानी जमीन के नीचे चला जाता है, उसे भूमिगत जल कहते हैं। जल का कुल अनुमानित भंडार 432 घन किलोमीटर है। इस जल का उपयोग कुओं, नलकूपों के द्वारा निकालकर सिंचाई तथा पानी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन की सत्ता जनता में निहित होती है। जनता इसका प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगी। जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी। केंद्रीय शासन लोकसभा के प्रति एवं राज्यों का शासन विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होकर संपूर्ण कार्य करेगा। गणराज्य, गणराज्य का अभिप्राय ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवांशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति हो। इस शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। यह राज्य का वह रूप है जिसमें राज्य की सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर कई व्यक्तियों के हाथ में होती है। इस परिभाषा की दृष्टि से भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बैंकिंग प्रणाली के कोई 2 गुण लिखिए। केवल 2 गुण आपको इसमें से लिखने हैं। तो देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। तो कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति, देश के व्यापार, उद्योग तथा कृषि के लिए भारी मात्रा में साख एवं नगद मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा सरलता से की जाती है। यानी कि पैसे की पूर्ति कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ब्याज दरों में स्थिरता, रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में स्थिरता लाने के प्रयत्न किए हैं जिससे उसे काफी हद तक सफलता भी मिली है। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव बड़ी सीमा तक रुक गए हैं। यानी कि जो ब्याज की दरें होती हैं, किस दर पर आप पैसे ले रहे हो तो किस दर पर आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा अगर आप लोन ले रहे हो,
या आप जमा कर रहे हो बैंक में तो किस दर पर आपको जमा किए गए रुपए पर ब्याज मिलेगा। ये सभी रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। आप किसी भी बैंक में अपने पैसे जमा करिए, लेकिन वो सभी बैंकों के लिए नियम कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक ही बनाता है। इसके बाद है अनुसंधान तथा प्रकाशन कार्य। रिजर्व बैंक के अनुसंधान महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्हें बैंक के द्वारा समय समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इन प्रकाशनों का अध्ययन सरकार हेतु ही नहीं बल्कि प्राध्यापकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अर्थशास्त्रियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, मौद्रिक तथा साख नियंत्रण करना, विनिमय नियंत्रण तथा विनिमय दरों में स्थिरता लाना, ये भी प्रमुख गुण है किसके? श्रेष्ठ बैंकिंग के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। हम सभी लोग मार्केट जाते हैं, हम सभी लोग कोई ना कोई सामान लेकर के, जो जरूरत की होती है, चाहे वो किचन के सामान हो, चाहे हमारे कपड़े हो, जो भी चीजें हो, जो भी हम बाहर से शॉपिंग करके लेकर के आते हैं। जब हम बाहर किसी भी दुकान पर जाते हैं तो हम क्या होते हैं? एक उपभोक्ता की तरह जाते हैं। तो हमारे अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी कि उपभोक्ता का अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। तो आप जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखिए, सुरक्षित सामग्री का आपका अधिकार है कि आपकी जो सामग्री आप खरीद रहे हो बिल्कुल सेफ हो। किसी भी उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह सुरक्षित सामग्री ही खरीदे। इसमें कई वस्तुएं होती हैं जिसमें उपयोग करने पर खतरे की संभावना होती है, जैसे विद्युत के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। इसे लेने से पहले सुरक्षा की जांच का पता कर लेना चाहिए। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इनको लेने से पहले आपको इसकी अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। इसके अलावा उत्तम किस्म एवं गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार है। उत्तम किस्म व गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार उपभोक्ता को स्वयं पता है। उसे यह सदैव ध्यान रहे कि अच्छे किस्म की वस्तु खरीदी जाए। यदि वह वस्तु खराब हो जाए तो उसे लौटाने का श्रेय अधिकार प्राप्त होता है। किसे अगर हमें कोई सामान नहीं पसंद है तो फिर हम ले जाकर के क्या करते हैं? उसे लौटा भी सकते हैं। इसके बाद फिर अपनी शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता उत्पादन अथवा विक्रय के संबंध में अपनी शिकायत कर सकता है। उसके बाद अपने वाद की सुनवाई कराने का भी अधिकार उसे होता है। उपभोक्ता के हितों पर विचार करके उसे उचित वस्तु दी जाए। वस्तु की उत्पादन प्राप्त करने के बारे में जानकारी का अधिकार, यानी कि वो वस्तु कब बनी है। आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, कब वो वस्तु बनी है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, यानी कि क्या क्या चीजें डाल करके ये वस्तु बनाई गई है। इन सभी के बारे में जानना एक उपभोक्ता का अधिकार है, क्या क्या चीजें निर्मित की। इसीलिए आप देखते हो कोई भी चीज जो उस पर लिखा होता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, तो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि ये सभी एक उपभोक्ता के अधिकार होते हैं। आप जो भी सामान खरीद रहे हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों की ओर गुणवत्ता वाली वस्तुओं के चयन का अधिकार। तो उपभोक्ता का अधिकार है कि वह भिन्न भिन्न कीमत की वस्तुओं की तुलना करके और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करके उचित मूल्य की वस्तु का चयन करे। अच्छी गुणवत्ता व टिकाऊपन के लिए ही वस्तुओं का चुनाव करें। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले और टिकाऊपन लिए हुए वस्तुओं का ही आप चुनाव करें, इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दीजिए। भारत में औद्योगिक उत्पादकता की वृद्धि हेतु सभी को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए बड़े स्तर के उद्योगों की स्थापना की गई है। इन उद्योगों की स्थापना अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्रों में की गई है, जिनमें बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है तथा बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार भी दिया गया है। इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। उत्पादन लागत को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी सुधार तथा संयंत्र आधुनिकीकरण हेतु सरकार ने 2 कोषों की स्थापना की है। अ है प्रौद्योगिकी सुधार कोष एवं पूंजी आधुनिकीकरण कोष। भारत में लाइसेंसिंग नीति को पहले की तुलना में अधिक उदार बनाया गया है। इसके बाद राजकोषीय नीति के अंतर्गत पर्याप्त कर रियायतें दी गई हैं। फिर है औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों का पंजीकरण आवश्यक है और इन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बने नियमों एवं अधिनियमों का पालन करना होता है। फिर है अत्याधुनिक औद्योगिक तकनीकी को अपनाने के लिए कई प्रकार की राजकोषीय एवं वित्तीय प्रेरणाएं दी जा रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो
भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दिए गए हैं वो बहुत कारगर हैं और इस तरीके से धीरे-धीरे भारत में लगातार आप देखते हैं फैक्ट्रियां, कंपनियां लग रही हैं, नए-नए उद्योग लग रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और उनका भी जीवन यापन अच्छे से हो पाता है। तो इस तरीके से रोजगार भी दिया जा रहा है लोगों को और इससे देश भी तरक्की कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर समाप्त होता है। यहाँ पर आपको साइड में आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। हर एक विषय को कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं। हमारे जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में अब कुछ भी नहीं बचा है। आपके सेकेंड सेमेस्टर में हमने सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हर एक विषय को कंप्लीट कराया है, हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं और सभी की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई हैं। इसके अलावा हर एक विषय का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया, राजन सीरीज खत्म कर दिया पूरा, पवन सीरीज पूरा खत्म कर दिया। इसके अलावा आप लोगों के सभी विषयों के चैप्टर वाइज हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए। अब दोस्तों कुछ भी नहीं बचा रह गया है जिसके लिए यहाँ पर आपको कहीं और जाना पड़े। आप हमारे चैनल से सभी विषयों को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं और हर एक विषय का 5 साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके चले जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर इतनी तैयारी करके एग्जाम में चले जाते हैं हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से, तो आप निश्चित रूप से बहुत बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इस तरीके से हमने आपके सामाजिक अध्ययन विषय के भी सभी विषयों के वीडियोस अच्छे से कंप्लीट करा दी। सभी विषयों का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिया, राजन सीरीज पूरा पढ़ा दिया, पवन सीरीज पूरा पढ़ा दिया। आप लोगों की तैयारी अब बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों अगर आप इतनी सारी चीजें पढ़ करके एग्जाम में चले जाते हैं, जितना हमने अब तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। आप लोग के लिए ही इतनी मेहनत की है दोस्तों। अगर आप इन वीडियोस को नहीं शेयर करेंगे जितना हम बनाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में हमारे वीडियोस को जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि ये जितनी भी मेहनत हमने सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों के लिए की है वो सिर्फ इसीलिए की है आप में से हर एक प्रशिक्षु अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आए एग्जाम में, इसीलिए इतनी मेहनत की है हम लोगों ने। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही सभी वीडियोस को शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे और लगातार ऐसे ही अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स लगातार हमें देते रहेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को कभी भी कहीं भी आप देख सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम से दोस्तों जुड़ जाइए। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ हम देंगे और सभी विषयों की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों और लगातार आप लोगों की अच्छी तैयारी हम करवाते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।